Honorable Speaker, sir, my first supplementary is why this guidelines of one-hand baggage policy is not followed strictly, due to which there is a huge crowd in security check area, due to which passenger put to huge risk. Why all steps taken by the ministry is failed to ensure this rule? Yes, even today we can see there are people with 2 or more bags. My secondary supplementary is provide the list of airlines who have deputed staff to ensure the hand baggage policy is implemented strictly. Why the ministry is not taking against the airlines for not strictly implementing the package policy? Speaker, sir, our policy is extremely clear. In 1990, 10th of October, the first circular had been issued. We then, in 24th of February 2000, issued a circular wherein, in addition to a handbag, 7 or 8 categories were allowed: ladies' handbag, overcoat or wrap, rug or blanket, camera, pair of binoculars, reading material, an umbrella or walking stick, a collapsible wheelchair, and items purchased from the duty-free shop. This rule is very strictly followed. On the 11th of May 2000, we had another circular issued for an additional laptop to be allowed as additional hand baggage. The airlines have been pursued. The airlines themselves are advertising the one handbag policy and following it extremely strictly. On the 12th of January 2022, BCAS had a meeting in which again they emphasized this, and this rule is being followed extremely strictly. कि अभी पैसेंजर को चेक इन लगेज के लिए 15 केजी की अनुमति होती है, और यदि वो एयरपोर्ट पर पहुंच करके बैगेज देता है तो उसे बहुत अधिक देना होता है अगर वो प्री बुकिंग लगेज का ना करे। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो बिना लगेज के भी एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन उसे बाकी 15 किलो का भी भुगतान करना पड़ता है। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने का सोच रही है ताकि ये लगेज जो यात्री बिना किसी लगेज का जाए तो उसे ये जो 15 किलो केजी का दूसरे के सामान का वहन करना पड़ता है, इसमें रियायत प्राप्त हो सके? क्या इस पर कोई नीति आप बनाना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी यात्री को किसी और यात्री के बैगेज के लिए वहन अपने टिकट के दाम में उससे लिया नहीं जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एयरलाइन सेक्टर एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है। जहां तक बैगेज पॉलिसी है, हर एक एयरलाइन की अलग अलग पॉलिसी होती है। कई एयरलाइंस 20 किलो तक अलाउ करते हैं, कई एयरलाइंस केवल 15 किलो तक अलाउ करते हैं। एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है, तो वहां हम लोग नियम बनाएं, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उनको हमें स्वतंत्रता देनी होगी अपना बिजनेस रन करने के। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2012-13 में बहुत मुश्किल से हमने बठिंडा में एक एयरपोर्ट खोला था। तकरीबन 200 किलोमीटर के रेडियस से आधा हरियाणा, जयपुर से लेके इधर तक पूरा फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, ये सारे एरिया 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए इकलौता ये बठिंडा एयरपोर्ट था। बठिंडा में सर हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट आर्मी कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन है, एम्स का अस्पताल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑयल रिफाइनरी है, 3 थर्मल प्लांट्स है सर। ये 2013 से एयरपोर्ट बन गया और 2016 में जाके वहां पे फ्लाइटें शुरू हुई, दिल्ली से बठिंडा और दिल्ली से जम्मू तक। सर, ये 3 बारी हफ्ते में शुरू हुई और 5 बारी तक चली गई, क्योंकि इसका पैसेंजर फुटफॉल इतना ज्यादा था कि 80% फ्लाइट पूर्ण जाती थी। लेकिन एकदम से नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है, और जो बेचारा वहां मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पिछली सरकार, जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर
फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सर। अध्यक्ष जी, ये मूल जो प्रश्न था उससे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। एयरलाइन सेक्टर डीरेगुलेटेड सेक्टर बन गया है काफी सालों से, और हर एयरलाइन उस सेक्टर के अंदर उन जगहों को चुनाव करती है जहां पर वो पैसा बना सके या अपना सही फ्लाइट के अंदर उनका दाम निकल सके। भटिंडा के अंदर तकरीबन 1 साल तक फ्लाइटें चली, लेकिन एयरलाइंस ने उसके बाद उसको आगे चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उतनी जितनी डिमांड थी उनकी उसके हिसाब से यात्रीगण उस पर नहीं जा रहे थे, और इसलिए एयरलाइन वहां पे जाने को तैयार नहीं थी। ये एयरलाइन से जब पता किया गया तो उन्होंने यही चीज आपको बताई, और डिमांड अगर ठीक होती है तो एयरलाइन अपने आप उस डिमांड को लेने के लिए तैयार रहेंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट 10, 15, 20 साल पहले पूरे देश से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट थी, लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उन्होंने मुंबई के सभी रूट जेट एयरवेज को और किंगफिशर को दिए, और उसके बाद मुंबई के जितने भी इंटरनेशनल रूट है वो बंद हो गए। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जेट एयरवेज को और किंगफिशर को जो रूट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के जो रूट दिए गए थे वो फिर एक बार मुंबई से चालू करना चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया की जितने भी फ्लाइट है इंटरनेशनल फ्लाइट वो वाया दिल्ली से, और मुंबई के जितने भी पैसेंजर है उनको इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए तकलीफ होती है, उनको वाया दिल्ली से आना पड़ता है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम जो गलती हुई वो एनडीए गवर्नमेंट के माध्यम से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से वो सुधारना चाहिए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई की कनेक्टिविटी प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। 27 तारीख को हमने सारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर को 100% कैपेसिटी खोल दी थी, और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि फॉरेन एयरलाइन 1783 फ्लाइट्स पर वीक संचालित कर रही हैं और डोमेस्टिक एयरलाइंस करीब 1465 फ्लाइट्स पर वीक संचालित कर रही हैं। जहां तक मुंबई का सवाल है, हमारी प्राथमिकता सदैव वहां रहेगी, और जहां तक सदस्य जी का सवाल था कि जेट एयरवेज की जो फ्लाइट की कैपेसिटी थी वो सारे हमारे जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं उन पे हमने वितरण कर दिए हैं। जेट एयरवेज और किंगफिशर दोनों हमने वितरण कर दिए हैं, और उसके आधार पर बायलैटरल जो हमारे एयर सर्विस एग्रीमेंट है उसके आधार पे भी मुंबई को तीव्र गति दी जाएगी। नारायण भाई कचाड़िया। धन्यवाद अध्यक्ष जी, माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे देश में हर एक राज्य को और हर एक डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम हवाई मार्ग से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे गुजरात में भी अभी राजकोट और धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र अमरेली में अभी छोटा विमान चल रहा है सूरत से अमरेली और अमरेली से सूरत, तो पिछले साल वहाँ 2 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन रनवे का लंबाई कम होने से वहाँ बड़ा विमान चल नहीं सकता। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या अमरेली का रनवे बढ़ाया जाएगा? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये उड़ान के नीचे इनके यहाँ फ्लाइट चलती है। हम सब जगह पे जहाँ पर भी ट्रैफिक ज्यादा है, जहाँ पर भी एयरलाइंस को लगता है कि उनको ज्यादा यात्रीगण मिलेंगे, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उन हवाई अड्डों का विकास किया जाए। जहाँ तक अमरेली का सवाल है, जैसे भी वहाँ पर हमें इस चीज का लगेगा कि वहाँ पर बढ़ना चाहिए या उड़ानें वहाँ पर जाना चाहती हैं, तो उसके हिसाब से प्रदेश के साथ मिलकर इसको आगे लिया जाए। I would like to know from the Honorable Minister how many new airlines are going to take to the skies. Can the Minister please inform that when will the operations of Jet Airways, which has been taken over by a new owner, and also we hear about other airlines like Akasa Airlines also taking to the skies.
Also, SpiceJet, which was operating from Aurangabad, they shut down its operations. And one more important thing, when these airlines stop operations, they stop giving benefits to their employees. Just for an example, the answer that I have been received for an unscarred question number 2059, which was slated a few days back. Now that airline, the question was whether it has come to the notice of the government that thousands of employees of Jet Airways have not been paid gratuity and shut down their operations. Now the answer that has been given is some of the employees of Jet Airways have filed the claim applications, but the Office of the Chief Labour Commissioner Central regarding shutting down of the operations, they have not received any notice. Now this is very astonishing. When the airlines has shut down its operations, you're not giving the benefits to thousands of employees, and the Labour Commissioner office is saying that we have not received any notification. So can the Minister please reply to this question? Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पहला भाग था कि कितने एयरलाइंस हमारे देश में नवीन एयरलाइंस खुल रही हैं, और मुझे खुशी है अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन को सूचित करते हुए कि पहली बार 20 साल बाद इस वर्ष 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत भारत में हो रही है। एक नव निर्मातित जेट एयरवेज के रूप में और एक और एयरलाइन अकासा के रूप में। दोनों की कैपेसिटी शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए विस्तृत तरीके से बढ़ेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के नागर विमानन क्षेत्र में। इसी के साथ उड़ान योजना के तहत अध्यक्ष महोदय, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी कि उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर पाए, उस उड़ान योजना के तहत 11 नई एयरलाइंस की शुरुआत हुई है, जिनमें से 3 नए स्टार्टअप एयरलाइन हैं। तो ये एक शुभ संकेत है नागर विमानन क्षेत्र के लिए। हमारे ऊपर भार भी बहुत है क्योंकि तेल के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन इस विसंगति में, संकट के वातावरण में भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जहां तक प्रश्न उठाया था जेट एयरवेज के हमारे सारे कर्मचारियों के लिए, ये मामला एनएलसीटी के अधीन है और एनएलसीटी के द्वारा ही आदेश इस विषय पर दिया जाएगा। मैं सबसे पहले भारत सरकार और सम्माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में छोटे छोटे काम पर भी वो ध्यान देते हैं। इन दिनों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है, इसका रिपोर्ट भी मार्केट में अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव पे ये बैटरी जो होती है वो बहुत ज्यादा किलोमीटर तक चलती है, लेकिन शॉर्ट ड्राइव में ये बैटरी बहुत जल्दी डाउन होता है, ऐसा ड्राइवरों का कहना है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार के संज्ञान में ये बात आई है क्या? अगर आई है तो सरकार आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या उपाय करती है? क्या डबल बैटरी रखने की कोई प्रोविजन, या तो फिर टेक्नोलॉजी का जमाना है, यही व्यवस्था में बहुत लंबे समय तक ये बैटरी चले, ज्यादा किलोमीटर तक, उसके बारे में मंत्री जी थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे क्या? सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत होने के बाद उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन द कंट्री एज ऑन 13 मार्च 2022 is 10,95,746. Sir, total 1,742 public charging stations already शुरू हो गए as per our Bureau of Energy Efficiency से। सर, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये ओवरऑल सेल्स में 162% हुआ इस साल, 2 व्हीलर में 423%, 3 व्हीलर में 75%, 4 व्हीलर में 238% और बसेस में 1250% सेल में इंक्रीज हुआ है। जिस बात का जिक्र इन्होंने किया है कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में, इसके बारे में स्वैपिंग पॉलिसी भी आई है और इसके बाद हमारे देश के स्टार्टअप में बहुत रिसर्च शुरू है। इसमें सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये नई नई केमिस्ट्री को भी संशोधन हो रहा है और लिथियम आयन बैटरी अभी 85% इंडिया में बन रही है और बहुत जल्दी इसका रेट भी कम होगा और क्वालिटी की इम्प्रूव होगी। जहां एक बात जरूर है कि इस प्रकार की बैटरी की अगर कहीं तकरार है तो बैटरी के भी स्टैंडर्ड हमने निश्चित किए हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से उसके बैटरी में अगर उसने दी हुई कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है
तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। पर बाय एंड लार्ज बैटरी जितना चार्जिंग बताती है उतना करती है। और आजकल बहुत से मॉडल ऐसे आए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के कि अपने घर में हम उसको रात को चार्ज करके दूसरे दिन चला सकते हैं। फिर भी सम्मान्य सदस्यों ने जो तकरार की है वो स्पेसिफिक कौन से मॉडल के बारे में, कौन से कंपनी के बारे में अभी तक सरकार के पास कोई तकरार नहीं मिली है। पर जब उन्होंने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके में तकरार होगी, तो वो मिलने के बाद सरकार इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। While charging the battery in electrical vehicles, recently battery burst and vehicle got fire in Tamil Nadu, resulting in the loss of 2 lives, father and daughter. I think this kind of risk is involved in the EV batteries, and government should ensure that batteries are not substandard and companies with safety specification. I would like to know from the Honorable Minister what safety guidelines, precautions are emphasized to the users so that this kind of incidents do not occur. Speaker Mahoday, total 4 incidents of fire in 2-wheeler EVs have been reported in past 1 week, and this is very serious issue. We have ordered a forensic investigation into each of individual events from experts of Center for Fire Explosives, DRDO and IISc Bangalore. Our standards for type approval of EV and batteries are at par with the global standards. We will take appropriate action after exact technical reason behind this accident is known. Sir, we are waiting for the report from the expert committee. After receiving the report, we will find out exactly what is the reason behind that. On the basis of that, we will take appropriate action against the manufacturer. But presently, my apparent feeling is these are because of higher temperature. These incidents are there. Still, we are in the waiting for the report of our committee. After that, the expert committee report, we will take appropriate action and we will take the sufficient measure for the safety of the people. Sir, I'd like to congratulate the Minister on the positive steps that are being taken in order to kickstart the infrastructure and the ecosystem that are required to bring in electric vehicles into this country. I'd also like to point out that an integrated approach in terms of policy making is required, where several ministries need to be involved. The Transport Ministry, Power Ministry, Heavy Industries, Environment, and Urban Development are just a few of the ones that are all stakeholders in these policies. And sir, as we are looking at charging stations, one thing we need to keep in mind that the charging should be done with clean energy, because the whole point of EVs is to bring in the environmental advantages and reduce the pollution. So if the energy is creating pollution, it's only partially addressing the problem. So what steps are being taken to ensure that all charging stations are being, the power being supplied is all clean energy? And also, sir, a few legislations which would help in terms of business model innovation in this sector would be to bring in legislation regarding selling of energy, expanding the number of people who can actually sell energy to consumers for charging and other requirements, and also time of day tariffs for energy, so that the consumer behavior will even out the demand during the day. People who can wait till night when tariff is cheaper will wait to charge their vehicles, etc. So these three legislations, sir. One is the clean energy, second is selling of energy, and third is time of day tariffs. Would be very useful, sir. I'd like to hear what the Minister has to say. Thank you. Sanmanya Speaker Mahoday, Honourable Member is absolutely correct as far as we need maximum coordination between the departments. Sir, already we have good coordination and 100% the government is very committed. As far as the Paris Accord is concerned, we are very much committed for ecology and environment. Sir, this is a very, very valid point that whatever the power we are using for electric charging, it should be green power. It should be solar power. And for example, I am giving you the example, we are making 650 roadside amenities on National Highway, where already 40 amenities, the work has already started. And in that all highways, we are using solar power. In the area of Gujarat and somewhere in the Tamil Nadu also, the wind power is also available. So you are absolutely correct. The policy is that for charging electric vehicles, our priority is to use green power for that. You are absolutely correct.
And regarding the charging stations, there is also good development. The Ministry of Power has issued charging infrastructure for electric vehicles, the revised consolidated guideline and standards to accelerate the e-mobility transition in the country. Phase 1 to 3 years, all mega cities with population of 4 million plus as per census 2011, all existing expressways connected to these mega cities and important highways connected with each of these mega cities may be taken up for coverage. Second, phase 2. Big cities like state capitals, UT headquarters may also be covered for distributed and demonstrative effect. Further, important highways connected with each of these mega cities may be taken up for coverage. 4. The PSU Energy Efficiency Services Limited, EESL, in consortium with the Convergence Energy Services Limited, subsidiary of EESL, has been awarded the work of setting up of EV charging station along 16 NH expressways. NH has also signed an MOU with EESL. As per this MOU, NHS shall provide space land near Toll Plaza and its buildings for installation of electric vehicles charging station based on revenue sharing model. The NHI is developing wayside amenities at every 40 kilometers, and we are trying to use solar power or wind power for that. The electric charging station are to be provided as a part of these wayside amenities. NH has already awarded 39 wayside amenities, and a proposal of 103 as such sites are bidding stage. More than 600 sites are identified and soon will be open the bid. Bureau of Indian Standards is working on improving standards for charging stations. Because in the world, every time the charging technology change, the new startups are coming, the innovations are there, research are there. I always telling to people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. So our policy is to entertain all new research, giving opportunity to new startups, by which we can establish the appropriate technology which is more convenient and economically viable for the consumer. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।